हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में कि किस तरीके से हम मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाएंगे, कब स्टार्ट करना चाहिए हमें मॉक टेस्ट लगाना, कब फुल जो मॉक टेस्ट होता है वो लगाना चाहिए और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए मॉक टेस्ट के मामले में कि कितना नंबर हमें चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करूँगी, क्योंकि अभी आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपको लग रहा होगा कि बहुत दूर हैं, अक्टूबर नवंबर में होने आपको लग रहा होगा बहुत दूर है, लेकिन टाइम बीतते समय नहीं लगता है। तो इसलिए अभी से अगर आप सीरियस हो जाते हैं तो फिर तो आपको अच्छा डिपार्टमेंट, अच्छा जो ग्रेड सी भी आपको मिल सकता है, आपका मनचाहा डिपार्टमेंट मिल सकता है, आपके मनचाहे स्टेट में या सिटी में मिल सकता है। ऐसी आपको तैयारी करनी चाहिए कि आप एक बार जॉब लो तो वहाँ पे सेटिस्फाइड रहो। ऐसा नहीं कि कहीं आपको बहुत ही दूर ऐसा मिल गया या फिर आपका जो डिपार्टमेंट आपको मिला वो आपको पसंद ही नहीं है, फिर से आपको वापस से वही चीज़ें करनी पड़े, तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो अभी से आपके पास इतना समय है कि अभी आप ग्रेड सी की तैयारी कर सकते हैं आराम से और इसको निकाल भी सकते हैं। अगर आप सही दिशा में अपना जो मन है, अपना हार्डवर्क है लगाएंगे तो आप बिल्कुल पास करेंगे और अच्छे से अच्छा डिपार्टमेंट में अपनी जो सीट है वो सिक्योर करेंगे। 183 डेज़ मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में 183 डेज़ बाकी हैं। कैसे कैलकुलेट किया है मैं बता देती हूँ। हमको ऐसा मान के चलना है कि अक्टूबर में आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा। भले ही आपका एग्ज़ाम हो सकता है नवंबर में हो, लेकिन आपको मान के चलना है कि अक्टूबर में होगा। तो अप्रैल से अक्टूबर तक का आपके पास समय है, यानी कि सितंबर लास्ट तक का समय है। उतने में 183 डेज़ होते हैं और इतने में ही आपको पूरा जो सिलेबस है कंप्लीट करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, आपको रिवीजन करना है, सब कुछ आपको इतने में करना है। तो आइए बात करते हैं कि मॉक टेस्ट कब से क्या करना है। ओके, तो सबसे पहले मॉक टेस्ट से भी पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर पेपर। जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करने जाएं, सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम है तो उसका सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहिए। अब कितने ईयर का या कितना पेपर आपको लगाना है, तो 10 पेपर सफिशेंट होते हैं। आप 5 साल का पेपर उठा लीजिए और हर ईयर में 2 शिफ्ट के पेपर उठा लीजिए, तो 10 पेपर हो गए। इतने आपके सफिशेंट है। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको लगाना है, कैसे आपको चीज़ें करनी हैं, क्या बदलाव आए हैं पिछले 5 साल में। तो 5 साल बहुत ही सफिशेंट है, आपको पता चल जाएगा। अब जब प्रीवियस ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आप मॉक टेस्ट करना शुरू करेंगे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मॉक टेस्ट कब करना है, मतलब कि हमने तो अभी तैयारी शुरू की है, कुछ टॉपिक्स पढ़े, 1-2 टॉपिक हमारे रीजनिंग में हुए हैं, 1-2 टॉपिक हमारे जीएस में हुए हैं, कुछ रूल्स या फिर नाउन प्रोनाउन सिर्फ इंग्लिश में हुए हैं। तो हमें मॉक टेस्ट अभी हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो पूरा पेपर आएगा, उसमें तो सब कुछ पूछा जाएगा, तो हम कैसे करेंगे, हमारे तो नंबर ही नहीं आएंगे। तो देखिए, मॉक टेस्ट आपको अभी से स्टार्ट करना है। जैसे ही आपने आज की डेट से पढ़ना स्टार्ट किया तो कल की डेट से आपको मॉक टेस्ट करना है, लेकिन पूरा मॉक टेस्ट नहीं, यानी कि जैसे 2 घंटे का पूरा पेपर होता है वो पूरा आपको नहीं करना है, बल्कि सेक्शनल करने हैं और सब्जेक्ट वाइज करना है। जैसे रीजनिंग में मान लीजिए आपने 2 टॉपिक पढ़ लिए या एक भी टॉपिक पढ़ा है, आपने ब्लड रिलेशन पढ़ लिया, तो ब्लड रिलेशन का आपको सेक्शनल आपको करना है ये क्विजेस। अब क्विजेस क्या होते हैं, आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, उसमें 5, 10, 15 क्वेश्चंस रहेंगे और आपके ऐसे आपको टाइम भी दिया गया होगा कि इतने में आपको ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो वो आप ज़रूर टॉपिक वाइज या सेक्शनल वाइज ज़रूर कीजिए। जीएस में भी जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, आपने किसी राजा के बारे में पढ़ लिया या ज्योग्राफी में आपने पढ़ लिया, तो इस सब्जेक्ट का आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ज्योग्राफी का लगा सकते हो। और ज्योग्राफी में भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स होंगे तो वो सेक्शनल में आप लगा सकते हैं, तो ऐसे आपको मिल जाएंगे। अब ये सब आपको मिलेगा कहाँ, तो अगर आप टेक्स्ट बुक का पास ले लेते हैं तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी सारा मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। अगर आप 1 साल का पास ले लेते हैं, पास प्रो, तो उसमें मिनिमल चार्जेस में आपको पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर भी मिल जाएगा फ्री। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं, री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, उसको बार बार भी दे सकते हैं।
तो उससे आपकी हमेशा प्रैक्टिस होती रहेगी और अपने पास डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो इस आपको प्रीवियस ईयर के लिए कोई ना बुक लेनी है, ना ही और कहीं भागना है, ना ही इंटरनेट से डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा ये जो क्विज़ेज़ की बात हो रही है, ये टेक्स्ट बुक के ऐप पे बहुत ही अच्छे से अवेलेबल है। हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट पे आपको बहुत सारे क्विज़ेज़ ऐसे मिल जाएंगे जो कि एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही बने होते हैं। जो भी एसएससी एग्ज़ाम लेती है उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, तो आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अभी आपके पास मौका बहुत अच्छा है क्योंकि इनका सेल चल रहा है, एंड ऑफ द सीज़न सेल। और इस सेल में आपको जो ये पास है वो आपको 12% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा अगर आप कोड यूज़ करते हैं STENO, और इसका प्राइस आपके लिए हो जाएगा 351। तो इससे सस्ता क्या होगा, जल्द से जल्द ले लीजिए। ये ईयर का प्लान आपके लिए हो जाएगा और आपको फिर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बढ़िया एग्ज़ाम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका SSC स्टेनोग्राफर का ही इससे तैयारी होगी। इसमें टेक्स्ट बुक के ऐप में 800 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, क्विज़ेज़ अवेलेबल हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और सारे जो भी जो पेपर हैं, जो भी आपको चाहिए वो आप उसमें से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि ये जो ऑफ़र है वो सिर्फ 29 से 31 मार्च तक ही अवेलेबल है। तो इससे पहले ही आपको ये परचेज़ कर लेना है। जितनी जल्दी आप परचेज़ करेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको अभी से ही स्टार्ट भी करना है। अब जैसे इंग्लिश की बात करें, जैसे मैंने बताया कि आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, आपने हिस्ट्री का कोई पार्ट पढ़ लिया, मान लीजिए आपने पढ़ा आपने एंशियंट हिस्ट्री का कुछ पार्ट पढ़ा, तो एंशियंट हिस्ट्री का आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज क्विजेस मिल जाएंगे, उसमें जाके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अब इंग्लिश में जैसे कि आपने नाउन मान लीजिए स्टार्ट किया था, नाउन आपने पढ़ा, प्रोनाउन आपने पढ़ा, तो फिर ये दोनों के जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे वो आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स तो पक्का करना चाहिए, आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा, जब मंथली वाला तैयार करेंगे तो ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको सेक्शन वाइज करना है, और ये सेक्शन वाले जो क्विजेज़ हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, टेक्स्ट बुक के ऐप पे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब जैसे ये तो हो गया जब आप धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे हैं, तब ये सारी चीज़ें होंगी जब आप धीरे धीरे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, तो फिर आप उसको बुक से भी प्रैक्टिस करें, किरण की बुक से प्रैक्टिस करें, प्लस मॉक टेस्ट में जाके, टेस्ट सीरीज़ में जाके, ऐप पे जाके आप छोटे छोटे क्विज़ कर रहे हैं, लाइव बहुत सारे टेस्ट होते हैं तो लाइव टेस्ट दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। अच्छा, अभी आपको जब से आपने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया है, यानी कि अगर आज से आपने पढ़ाई शुरू की है तो कल से आपको मॉक टेस्ट लगाना है, तो इसी कल से आपको एक कॉपी बना लेनी है मॉक टेस्ट के लिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। आप ये सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, नहीं मैं तो डायरेक्ट बुक से पढ़ लेता हूँ, मुझे तो नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं तो बस एनालाइज करने के लिए ऐसे देख लेता हूँ, मुझे याद हो जाता है। नहीं, आपको तैयारी करनी है 6 मंथ्स तक। उसके लिए आपको एक कॉपी ज़रूर रखना है। ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा अगर आप मॉक टेस्ट की अलग से कॉपी रखते हैं। तो जो भी आपको अभी प्रॉब्लम होती है ना मॉक टेस्ट में कि मेरा नंबर नहीं बढ़ता है, मेरा स्टक हो जाता है, बहुत सारे लोगों का अभी आप जब पढ़ेंगे आगे तो ऐसा हो सकता है कि आपके 100 नंबर पे, 110 नंबर पे, 120 नंबर पे नंबर स्टक हो जाता है। अगर आप ये कॉपी रखते हैं अपने साथ तो ट्रस्ट में उस लेवल पे आपका कभी भी नंबर स्टक नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बढ़िया तैयारी हो और जितना भी आपने हार्डवर्क किया है वो पे ऑफ हो, तो इस वजह से ये कॉपी ज़रूर बनाइएगा। अब करना क्या है आपको कि जब आपने 40 to 45% तक अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि इंग्लिश में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, धीरे धीरे आप क्लोज टेस्ट वगैरह कॉम्प्रिहेंशन ये करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं आता है पूरा, कोई बात नहीं, आप कोशिश करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका हो गया है, सेंटेंस एग्रीमेंट हो गया है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं तब। और जैसे कि जीएस में आपके 2-3 सब्जेक्ट हो गए हैं, जैसे कि आपका जियो हो गया है, हिस्ट्री हो गया है, 2 सब्जेक्ट भी हो गया है, तो या फिर पॉलिटी हो गया है। और रीजनिंग में अगर मान लीजिए कि रीजनिंग में हैं 35 टॉपिक्स हैं,
तो आपका मान लीजिए कि अब 17-18 टॉपिक्स हो गए हैं अगर आपका रीजनिंग में, तो फिर आपको स्टार्ट करना है पूरा फुल जो मॉक टेस्ट है वो आपको स्टार्ट करना है। अब ये फुल मॉक टेस्ट का आपको एसएससी स्टेनो का ही देना है, तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल आपको देना तो है ही। इसके अलावा आपको एसएससी से जो सिमिलर जो एग्ज़ाम्स हैं उनका भी मॉक टेस्ट देना है, वो भी पूरा करना है। इनमें से जिसमें मैथ्स आए वो आप छोड़ सकते हैं, बाकी जिसमें इंग्लिश आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, जिसमें जीएस आ रहा है, जिसमें करंट अफेयर्स आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, वो सारा कुछ आपको करना है। और ये सारे वो पेपर हैं जो कि ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जैसे एसएससी का सीपीओ हो गया, जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, ट्रांसलेटर का अलग से डिपार्टमेंट्स जो निकालते हैं वो हो गया, और अदर भी स्टेनोज के एग्ज़ाम जैसे कि कोई हॉस्पिटल का एम्स का निकल गया कहीं, मतलब और जितने भी मतलब कॉलेज वगैरह होते हैं जो अलग से स्टेनोग्राफी का मांगते हैं, उन सब का भी आप पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे रेलवेज़ का हो गया, उनका भी स्टेनोग्राफर का आता है। रेलवेज़ का ग्रुप डी का भी जो एग्ज़ाम होता है उसको भी मतलब आप उसका भी मॉक टेस्ट कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इसके साथ ही आप जैसे कि एसएससी स्टेनो का भी करेंगे, इसके साथ आपको क्या करना है, जैसे ही आपने सबमिट कर दिया अपना टेस्ट, उसके बाद जब आप एनालिसिस पे जाएंगे तो आपको एक जगह लिखा हुआ मिलेगा आपके एनालिसिस पे परसेंटाइल। आपको एक्चुअली ये ही इम्प्रूव करना है हमेशा। आपने जब एग्ज़ाम दिया, आपका मान लीजिए नंबर कम है, आपके मान लीजिए 98 नंबर आए, तो आपका परसेंटाइल काफ़ी कम होगा, हो सकता है कि आपका 50 से कम ही हो परसेंटाइल। इसी को आपको इम्प्रूव करना है। आप जितना अच्छा पेपर करते जाएंगे उतना ही आपका ये जो है इम्प्रूव होता जाएगा। अब अच्छा, इसमें सिर्फ इस बात से मतलब नहीं होता कि अगर आप 200 में से 150 क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपका बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगा। ये जो परसेंटाइल होता है वो जो मॉक टेस्ट है उसके हिसाब से ही डिसाइड होता है कि जितने बच्चों ने दिया है उनमें आपका क्या मतलब परफॉर्मेंस रही है। और परसेंटाइल के साथ आपको रैंक पे भी ध्यान देना है कि जितने बच्चे और दे रहे हैं, जैसे हो सकता है ना कि कोई मॉक टेस्ट काफ़ी मुश्किल रहा हो, कोई मॉक टेस्ट काफ़ी इजी रहा हो, तो मान लीजिए इजी में आपके 170 नंबर आ गए, तो आपको खुश नहीं होना है कि भाई मेरा तो 170 नंबर आए। आप परसेंटाइल देखो, उसमें बहुत सारे बच्चों का होगा कि 170 180 आए हो। जब पेपर ही आसान है तो सभी के लिए आसान है। हो सकता है कि वो काफ़ी टफ हो और आपका जो मार्क्स है वो 120 आ जाए, तो आप परेशान हो जाओगे कि भाई मेरा तो 120 आ रहा है। बट आप बाकी बच्चों का देखो कि बाकी बच्चों का भी तो मतलब उसी हिसाब से कम आ रहा है, तो इसलिए हम परसेंटाइल देखते हैं और रैंक, इन दोनों पे आपको ध्यान देना है ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जब आपने अटेम्प्ट किया तो फिर आपको 200 में से 200 क्वेश्चन करना है। अब आप ये कहोगे कि हमने तो पूरा टॉपिक पढ़ा नहीं तो हम 200 कैसे करेंगे, तो यही समय है जब आपको 200 में से 200 क्वेश्चन करने हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, पहली बात तो ये है कि आपकी स्पीड बनेगी 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही हो जाता है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, वो आपकी प्रैक्टिस की कमी दिखाती है। इसलिए सबसे पहला चीज़ ये होता है कि जब आप बार बार 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो तो आपकी स्पीड बढ़ती है। आपको पता चलता है कि मैं कितनी देर में कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करता हूँ और कहाँ पे मेरी जो स्पीड है वो स्लो है, कहाँ पे मुझे ज़्यादा करनी है, कहाँ पे मुझे ज़्यादा वक्त लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, इसलिए आपको 200 में से 200 क्वेश्चन करने हैं। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको करेक्टली आंसर करने की कोशिश करनी है। जैसे मान लिया कि आपने अभी पूरा टॉपिक तो पढ़ा नहीं है, तो बाहर के टॉपिक से भी जो भी अभी तक आपने नहीं पढ़ा है उससे भी क्वेश्चंस तो होंगे ही उसमें मॉक टेस्ट में, लेकिन उसमें आपको आपके हिसाब से सही आंसर ही टिक करना है। ये नहीं कि मतलब ये क्वेश्चन आया तो कुछ भी ऐसा आंख बंद करके कुछ भी टिक कर दिया, या फिर जैसे होता है ना कई बच्चे करते हैं कि गैस करने के लिए सी ऑप्शन पे पूरा टिक कर देते हैं, वो आपको नहीं करना है। अभी जब आप तैयारी करें आपको करना है कि जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें आप अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए कि आपको क्या लग रहा है कि उसका आंसर क्या होगा। अगर रीजनिंग है तो मान लीजिए आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि जो भी मेथड हो सकता है उसको सॉल्व करने का वो मेरे हिसाब से क्या होगा और उसका आंसर क्या आना चाहिए। आपको अपने हिसाब से सही आंसर करना है, वहाँ पे आपको ज़्यादा गेस नहीं करना है। ये हो गया रीजनिंग में और इंग्लिश में।
लेकिन जीएस में आप क्या करेंगे, आप थोड़ा बहुत अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए बिल्कुल ही आपने वो चीज़ पढ़ी नहीं, कभी सुनी नहीं, तो कॉमन सेंस तो आप नहीं लगा सकते। वहाँ पे आपको गेस करना है, गेस करके आपको क्वेश्चन जो है वो टिक करने हैं। अब जब भी आप जाएं ये मॉक टेस्ट करने के लिए, तो आप जैसे आपका हो गया ना कि एक तो आपको गेस करना है, एक तो आपको करेक्टली आंसर करने की कोशिश करनी है, और एक पार्ट होगा जो आपको अच्छे से आता होगा। इसमें क्या करना है, जब भी आप मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं तो जस्ट आपको दो कॉलम बनाने हैं। एक वेस्ट पेपर लीजिए, 2 कॉलम बना लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए डाउट्स और एक तरफ लिख लीजिए गेस। इसमें आपको क्या क्या लिखना है, डाउट्स में वो क्वेश्चन का नंबर लिखना है आपको जो कि आपने पढ़ा तो है लेकिन आपको सही से याद नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने राजा के बारे में पढ़ा या कोई पल्लव वंश के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब पल्लव से कोई क्वेश्चन तो आया है ना, लेकिन आपने पढ़ा है ये, लेकिन जो क्वेश्चन आया है वो उसमें आप क्लियर नहीं है, तो उस क्वेश्चन नंबर को आप ये डाउट वाले सेक्शन में लिख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपका 73 नंबर पे क्वेश्चन था पल्लव से, वो आपको डाउट था। गेस में आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं आते होंगे और आप बस गेस कर रहे हैं, गेस मार रहे हैं कि ये हो सकता है, मेरा दिल कह रहा है ये हो सकता है। तो वो नंबर्स यहाँ पे लिखिए, वो चाहे 10 नंबर हो सकता है, फिर 45, 83, ऐसे बहुत सारे नंबर आपको यहाँ पे लिखने होंगे। बहुत सारे आपको डाउट वाले होंगे, बहुत सारे आपके गेस वाले होंगे। ये लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आपको सही से मॉक टेस्ट का फ़ायदा उठाना है। जो भी पैसा आप टेस्ट सीरीज खरीदने में खर्च कर रहे हैं, अगर उसका प्रॉपर 100% आपको निचोड़ना है तो ये मेथड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप भले ही इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम जो आज आप लगाएंगे वो आपको पे ऑफ करेगा आपके एग्ज़ाम के दिन। तो इस वजह से आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि अरे यार ये कौन करे, ये इतना कोई एफर्ट कौन लगाए, है ना, ये बिल्कुल भी मत सोचना। अगर आपको अच्छे से अच्छी एक सीट चाहिए तो ये आपको करना है। गैस वाले में लगा देना, और डाउट वाला यानी कि आपने वो टॉपिक पढ़ा तो है बट आपको उसमें डाउट है, वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है। इससे क्या होगा, जब आप एनालिसिस करेंगे, ठीक है, जब आप फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो गेस वाले नंबर थे क्वेश्चन के, उनको जब आप देखेंगे तो वो आपके सही हुए या नहीं। इससे आपका पता चलेगा कि क्या आपका गेस जो है, गेस वर्क काम करता है या नहीं। ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका टेस्ट होता है, जब आपका रियल टेस्ट हो रहा होता है, एग्ज़ाम हो रहा होता है, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि क्या मुझे गेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैंने 170 क्वेश्चन कर दिए हैं तो मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए या फिर मुझे आगे थोड़ा सा गेस करके 190 तक पहुँचाना है। ये तभी आपको करना चाहिए जब आपका गेस वर्क काम करता है। और ये गेस वर्क आपका काम करता है या नहीं करता, ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप घर पे जब तैयारी कर रहे हैं, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तब आपने इतनी प्रैक्टिस करी हुई है कि आपका पता है कि मेरा गेस काम करता है या नहीं करता है। बाकी हो गया डाउट वाला। तो डाउट में आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन थे, अब क्योंकि आपने इसको पढ़ा है पहले से, टॉपिक आपने पढ़ा है, आपने क्वेश्चन नंबर देखा कि भाई ये मुझे नहीं आता, उसका सोल्यूशन देखा, उसका सोल्यूशन जो है वो आपको उसी कॉपी में, जो मैंने बताया कि आपको मॉक टेस्ट के लिए कॉपी बनानी है, वो लिख लीजिए। क्योंकि आपने तो पढ़ा लेकिन आपको याद नहीं हुआ, तो वो शॉर्ट में आप कहीं पे मतलब उसको कॉपी में लिख लीजिए। ओके। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपने पल्लव पढ़ा, कहीं से पढ़ लिया, मान लीजिए यूट्यूब चैनल से पढ़ लिया या किसी बुक से पढ़ लिया। अब ये जो क्वेश्चन आया है वो ऐसा क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन था 85, ठीक है। अब मान लीजिए 85 पे जो भी क्वेश्चन था वो टॉपिक तो आपने पढ़ा है, लेकिन उसमें ये जो क्वेश्चन था वो फैक्ट आपने नहीं पढ़ा, ना ही वो अवेलेबल था, ना वो किसी टीचर ने पढ़ाया, ना ही यूट्यूब पे, ना ही आपको कहीं बुक में मिला।
फिर तो आपको पक्का से वो जो भी आपका मॉक टेस्ट वाली कॉपी है, ये फैक्ट तो आपको ज़रूर पक्का उसमें लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक मिला है आपको, ये आपको आपकी सिलेबस से एक्स्ट्रा मिला है। ये कभी भी आपको आएगा, एग्ज़ाम में मिलेगा, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जितना ज़्यादा हम टॉपिक और जितना ज़्यादा हम मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उतना हमारे लिए अच्छा है। तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आप ज़रूर लिख लेंगे। बाकी डाउट वाले भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश का क्वेश्चन कुछ किया, उसमें कोई रूल था, आपने थोड़े से डाउट में कुछ टिक कर दिया मान लीजिए, और बाद में आपने देखा कि वो सही था या गलत था। अगर सही भी था तो भी आपको ये कॉपी में लिख लेना है कि हाँ भाई, मतलब इस रीज़न की वजह से ये सही था। उससे आपको वो रूल तैयार हो जाएगा, और ये बहुत ही सही तरीका है मॉक टेस्ट को सॉल्व करने का। ओके, और 200 क्वेश्चन जो मैं बता रही थी कि आपको करना है, उससे एक चीज़ और होगी कि आप जो क्वेश्चंस हैं उसको समझना स्टार्ट कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि सिली मिस्टेक बहुत होता है, क्योंकि हमने क्वेश्चन जो है वो सही से नहीं पढ़ा, कहीं कहीं नहीं लिखा था, वहाँ नहीं को स्किप कर दिया, कहीं एंटोनिम्स था उसको सिनोनिम्स पढ़ लिया। ऐसे बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती है। तो अगर आप शुरू से ही 200 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हमेशा, और सारे क्वेश्चंस को आप सही में रियल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन देख के या फिर सिर्फ वो जो ऑप्शंस हैं उसको देख के टिक नहीं करते हैं, अच्छे से आप अगर पढ़ रहे हैं, तो फिर आप जो क्वेश्चंस हैं उसको समझने भी लगेंगे, और आपके सिली मिस्टेक्स काफ़ी कम हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे वही बात लिखी है, आपको परसेंटाइल पे काम करना है कि आपका परसेंटाइल जो रहे वो बढ़ना चाहिए, वो 95 के करीब आपका होना चाहिए। इस गोल पे आपको पहुंचना है। नंबर के गोल पे आपको बिल्कुल नहीं पहुंचना है। नंबर तो आपका वेरी कर सकता है। अगर कभी मॉक टेस्ट थोड़ा सा आसान हो गया तो आपके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, कभी टफ हो गया तो आपके कम नंबर आएंगे। तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए, परसेंटाइल पे ध्यान दीजिए और रैंक पे ध्यान दीजिए। यही आपके इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो हैं। अब एनालिसिस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे मतलब मॉक टेस्ट का। आपको पूरा एनालिसिस करना है अपने मॉक टेस्ट का। आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस चेक करने हैं। जो कुछ भी आपने सही लगाया है, जो कुछ भी आपको पता है कि ये मेरा क्वेश्चन जो है वो सही था, उसका भी आपको क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन ज़रूर देखना है। इससे क्या होता है कि हो सकता है कि आपको लगता है कि जो रूल मैंने लगाया है उसी हिसाब से ये जो क्वेश्चन है वो मैंने टिक किया था, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो सही हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि रूल जो आपने लगाया वो गलत था और जो सॉल्यूशन है रियल में वो अलग है, तो आपको लगेगा कि तो क्या हुआ, मैंने तो आंसर तो कर दिया ना। यहाँ पे आपने आंसर कर दिया, मॉक टेस्ट के दौरान आपने आंसर कर दिया, लेकिन अगर आपने रूल गलत लगाए हैं और वापस से उस रूल पे क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसी संभावना है कि आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस वजह से आपको सारे सॉल्यूशन देखने हैं कि जैसा आपने सोचा था क्या उसी तरीके का यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है। ये रीजनिंग में भी आपको लिखना है, देखना है, ये इंग्लिश में भी आपको देखना है। अब कॉपी में आपको क्या क्या लिखना है, सारे वो क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे थे। जैसे इंग्लिश के कोई नए रूल्स हो गए, कोई जीएस का नया नया टॉपिक हो गया, नए जो टर्म्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में मान लीजिए कई अलग अलग टाइप के टर्म्स ऐड होते रहते हैं, करंट अफेयर की वजह से भी अलग अलग टर्म्स ऐड होते रहते हैं। इसके अलावा आपने मान लीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ा है, लेकिन जो इसमें टर्म्स आए हैं वो आपके बुक में या फिर आपके जिस भी आपने टीचर से पढ़ा है उसने नहीं बताया, तो वो सब आपको नोट कर लेना है, ये बाद में आपको काम आएगा। स्पीड अगर आपकी किसी टॉपिक में कम हो रही है तो वो आपको पता चल जाएगा। यानी कि मान लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट में आपकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है, आप पढ़ते बहुत धीरे हैं या फिर आप बनाते बहुत धीरे हैं या ब्लड रिलेशन में आपको बहुत दिक्कत होती है, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें बार बार मेरी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है या फिर जो भी क्वेश्चंस हैं वो गलत हो जाते हैं। तो इसलिए उस पर आप अलग से काम कर पाएंगे। वो कैप्स तो आपको जितने भी मिलेंगे मॉक टेस्ट में वो सब कुछ आपको उस कॉपी में नोट करना है। अभी मैं बताऊंगी कि कैसे नोट करना है, ठीक है। तो वो कॉपी में आपको नोट करना है। अब जब ये सब आपका हो गया तो वर्क ऑन दीज टॉपिक्स। आपने गलत लिख दिया, रूल्स आपको याद नहीं हुए, आपका कुछ टॉपिक ऐड हुआ है, आपकी किसी में स्पीड कम चल रही है,
तो उन सब चीज़ों पे आप वर्क कीजिए, क्योंकि अब आपको आपकी कमियाँ पता हैं। और जभी भी आपको टाइम मिले, व्हेनेवर यू गेट टाइम, ये सारे जो नोट्स हैं वो आपको रिवाइज़ करने हैं। इंग्लिश के रूल्स और रीजनिंग के ट्रिक्स, जैसे आपने कुछ और ट्रिक से वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन जब आपने सॉल्यूशन देखा तो आपको पता चला कि इसका एक शॉर्टर ट्रिक भी हो सकता है। तो उस ट्रिक को भी आपको लिख के उसको रिवाइज़ करना है और उसको कई जगह यूज़ करना है। जीएस के टॉपिक्स हो गए, वोकैब्स तो आपको याद ही करना है। और करंट अफेयर्स भी अगर आपने पढ़ा और अभी आपको लग रहा है कि ये कोई नई चीज़ है जिसका मैंने आंसर नहीं लिखा या तुक्के से सही हो गया, तो भी उसको आपको नोट करना है और रिवाइज़ करना है। अब बताती हूँ कि कैसे आपको लिखना है। तो जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, पहले तो आप एक रफ पेज में ये गेस और डाउट वाला लिख लेंगे। ये नंबर जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपका गेस वर्क वगैरह काम करता है या नहीं करता है, और डाउट वाला भी आपको पता चलेगा। अब इसमें आप मॉक टेस्ट का या जो भी आप सीरीज़ कर रहे हैं उसका नाम लिखिए और उसका डेट लिखिए कि इस दिन पे आपने किया था। उसके बाद इसमें रूल्स लिखिए। पहले इंग्लिश का मान लीजिए आपने शुरू किया है एनालिसिस, तो इंग्लिश के जो नए-नए रूल्स हैं वो आप लिखिए। फिर उसके बाद वोकैब आप लिखिए, ठीक है? जितने वोकैब्स उसमें पूछे गए, मान लीजिए एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, इडियम फ्रेजेस हैं, तो हेडिंग डाल के वो आप लिखिए। जीएस का जैसे जो भी टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए जियो से क्वेश्चंस आया था, तो उसका यहाँ पे लिख लीजिए। बाकी करंट अफेयर्स अगर आपको लगता है कि ये कुछ नया है या फिर मुझे लिखना चाहिए तो वो लिख लीजिए, अदरवाइज़ आपका वीडियो और स्पीडी की बुक मैंने आपको हमेशा बताई, उससे कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप कमेंट किया कीजिए, और किस तरीके की मतलब इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट किया कीजिए। मुझे इससे पता चलता है कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। आपको वीडियो लंबी लग रही है, छोटी लग रही है, आपको कम इन्फॉर्मेशन लग रही है, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लग रही है, वो सब चीज़ें समझ में आती हैं मुझे कि आपको क्या चाहिए, और उसी तरीके से मैं फिर वीडियो बनाती हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो समरी है वो लिख दूँ। और ऑल द वेरी बेस्ट आपको आपके एग्ज़ाम के लिए। मॉक टेस्ट आप ले लीजिए, टेक्स्ट बुक का जल्द से जल्द ले लीजिए। प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो आपका कोई फ़ायदा होगा नहीं, और आपको लेना ही है तो जल्द से जल्द उसको ले लीजिए। 1 साल के लिए आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, तो आपको बार बार लेने की ज़रूरत भी नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कोड है STENO STENO। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।